अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराहान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज 17.5 इंट्रोडक्शन। इस एक्सरसाइज में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। नंबर्स का ऐसा पेयर जिसमें तरतीब जो है वो बरकरार रखी जाए, वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी, इफ़ वी रिगार्ड ए एज अ फर्स्ट एंड बी एज अ सेकेंड, देन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? कोई भी आप 2 रियल नंबर ले लीजिए, उसके अंदर आपका पहला जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर ए कहलाएगा और सेकंड नंबर जो है वो बी कहलाएगा। और इसको हम इस तरतीब के साथ लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के साथ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास तरतीब है ऑर्डर्ड पेयर की। इन द ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट कॉम्पोनेंट और एलिमेंट एंड बी इज़ कॉल्ड सेकेंड कॉम्पोनेंट और एलिमेंट्स। इस ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास जो स्मॉल ए दिख रहा है, इसे हम लोग फर्स्ट कॉम्पोनेंट भी पढ़ते हैं और इसे फर्स्ट एलिमेंट भी पढ़ा जाता है। एंड बी इज़ कॉल्ड सेकेंड कॉम्पोनेंट, और जो बी है वो सेकेंड कॉम्पोनेंट कहलाता है, या फिर उसे हम सेकेंड एलिमेंट भी पढ़ते हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल उस वक्त होंगे जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हों। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? पहला आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, सेकंड आपके पास गिवन है सी एंड डी, यानी कि 2 आपके पास सेट गिवन है। उन 2 सेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो पहला ऑर्डर पेयर बन रहा है ए कॉमा बी और दूसरा बन रहा है सी कॉमा डी। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा? ए जो है वो बराबर हो जाएगा सी के। यहाँ पे ए इज़ इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। ये आपके पास ऑल्सो इसे हम लोग कहते हैं कि इक्वालिटी मेथड। ये आपके पास एक इक्वालिटी मेथड भी कहलाता है, जो हमारे पास सवालों के अंदर आगे काम आने वाला है। सो एक एग्जाम्पल समझते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ ब्रैकेट एक्स प्लस 5 कॉमा 8। ये एक ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है। स्मॉल ब्रैकेट एक्स प्लस 5 पहला कंपोनेंट कॉमा 8 सेकेंड कंपोनेंट ब्रैकेट क्लोज, एंड ब्रैकेट 9 कॉमा वाई माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर पेयर गिवन है, जिसके अंदर 9 जो है आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है और वाई माइनस 6 सेकेंड कंपोनेंट है। आर इक्वल, इन्होंने कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। सो हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सॉल्यूशन लिखेंगे, देन इक्वालिटी मेथड यूज़ करेंगे। ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। यहाँ आपके पास 9 किसके बराबर है? एक्स प्लस 5 9 के इक्वल है, एंड वाई माइनस 6 8 के इक्वल है। सो इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू अलग फाइंड हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू अलग फाइंड हो जाएगी। सो 9 माइनस 5 नंबर्स को सेपरेट किया आपने, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी सेम ये किया, वेरिएबल अपनी जगह पे रहेगा। प्लस का 6 है, इसे इक्वल के बाहर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 6 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 प्लस 6 14, वाई इक्वल्स टू 14 एंड 9 माइनस 5 एक्स इक्वल्स टू 4। सो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर 4 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ पार्ट 1 स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस 5 कॉमा 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट 11 कॉमा वाई माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वालिटी मेथड। बाय यूजिंग इक्वालिटी मेथड, ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू डी, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 11, एक्स इक्वल्स टू 11 प्लस 5। माइनस 5 था यहाँ पे नंबर, इक्वल के बाहर जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा। 11 प्लस 5 x इक्वल्स टू 16। देन b
10 इक्वल्स टू y माइनस 7। हमें y मालूम करना है, y को अपनी जगह पे रहने दीजिए। -7 को उठा के इक्वल से पहले लेकर आते हैं, दैन ये +7 हो जाएगा। 10 + 7 इक्वल्स टू 17। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 16 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। आप इसको आंसर में इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे इसका। ऑर्डर पेयर बाहर जाएगा, x, y इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट x, 17 स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट। आंसर आपने इसी तरीके से लिखना है। जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट, वो x कहलाता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है या सेकंड एलिमेंट होता है वो 17 आगे लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट 5x + 8, 5y - 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट 3x + 10, 2y + 2 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन लिखेंगे, देन आप क्वेश्चन को अगेन कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमें क्लियरली वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि a बराबर है आपके पास 5x + 8 के, जहाँ पे कॉमा आ जाए, कॉमा से पहले a गिवन होता है, कॉमा के बाद b गिवन होता है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर आपके पास गिवन है, तो पहला कॉमा a c हो जाएगा और दूसरा d हो जाएगा। बाय यूजिंग इक्वालिटी मेथड, अगेन आपने यहाँ पे इक्वालिटी मेथड यूज़ किया। इक्वालिटी मेथड AC इक्वल्स टू BD, तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल किया। इक्वल करने के बाद सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया x इक्वल्स टू 1। सो कैलकुलेशन आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे मेथड को फॉलो कीजिए, आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। y को भी आप सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स की, नंबर्स की, कांस्टेंट की, देन सबसे आखिर में जो आपका आंसर आएगा वो y कहलाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इसे भी आपने सेम सॉल्यूशन सेट बना के लिखना है, या मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 2x - 3y, 5x + y इक्वल्स टू 3 एंड 16। क्वेश्चन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद बाय यूजिंग इक्वालिटी मेथड a इक्वल्स टू c, b इक्वल्स टू d। 2x - 3y इक्वल्स टू 3, आपने इसको सेपरेट किया। सेपरेट करके एक इक्वेशन बना ली, x इक्वल्स टू 3 + 3y डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई इक्वेशन 1। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। 5x + y इक्वल्स टू 16, यहाँ पे भी आपने y को सेपरेट करके इक्वेशन 2 बना ली। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। y की जगह पे 16 - 5y पुट किया। देन यहाँ से आपने कैलकुलेशन स्टार्ट की। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो x कहलाएगा। ठीक है। सेम इस तरीके से आपने जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इस x की वैल्यू को आपने पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया। y इक्वल्स टू 16 - 5, x की जगह 3 आ जाएगा। 5 3 = 15, 16 में से 15 को माइनस किया, आंसर आ गया 1। ठीक है। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उसी हिसाब से तरीके से कीजिएगा। सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 3, 1 रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन सेट x, y इक्वल्स टू 3, 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। टॉपिक नंबर 1 में हमने ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीखना था। ऑर्डर पेयर हम सीख चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यूज़ हुआ था। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते किसे है। इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कोई ना कोई सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी, तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए और बी की डिनोटेड एज a मल्टीप्लाई बाय बी। तो वो किस तरीके से आप लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई बाय बी की सूरत में आप लिख सकते हो। ये रिप्रेजेंट करती है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कोई भी आपके पास दो सेट गिवन होंगे, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होगा, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, वो कौन सा सेट कहलाएगा, वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर का सेट कहलाता है। ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर गिवन होंगे उनकी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं कि दोनों को लिखते हैं और आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। वेयर स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पेयर में स्मॉल a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल A को, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स को, और स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, स्मॉल b जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल B को, यानी कि B सेट के सेकंड एलिमेंट्स को। ओके।
नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद बी, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ए है बी के साथ, तो आप इस लिखने का तरीका ये होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू ए पहले है बी बाद में, कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, ए कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं, बी स्मॉल बी कैपिटल बी के एलिमेंट्स हैं, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब इसी को अगर हम उल्टा करके पढ़ें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विथ ए, अब बी जो है ए के साथ है, सो पहले बी आ जाएगा देन ए आएगा, तो इसका फॉर्म जनरल फॉर्म क्या बनेगी, स्मॉल ब्रैकेट बी कॉमा ए, पहले बी स्मॉल बी देन स्मॉल ए, सच दैट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, इफ़ p इक्वल्स टू 1 to 4 एंड q इक्वल्स टू 5 10, आपके पास दो सेट गिवन है p और q के, वो कह रहे हैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आप लिखेंगे सोल्यूशन p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू, आप कर्ली ब्रैकेट आता है इसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के बाद आप क्या करते हो, पहला एलिमेंट p का होगा, ठीक है, पहला एलिमेंट p का एलिमेंट 1 आ गया, एंड सेकेंड एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा 5, 1 5 का पेयर बनेगा, मतलब पहला एलिमेंट तमाम सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कंप्लीट हो गया, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10। लिखने की तरतीब क्या होती है इनको, कार्टेशियन प्रोडक्ट p मल्टीप्लाई बाय q हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट का होगा। ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट पे एंड होता है और तमाम ऑर्डर्ड पेयर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसी को अगर हम उल्टा करके पढ़ें, q मल्टीप्लाई बाय p इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, अब क्या हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 4, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 4 है, इसे ठीक कर लीजिएगा, 5 कॉमा 4, देन 10 कॉमा 1, 10 कॉमा 2, 10 कॉमा 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, ये तीन बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये MCQs में भी पूछी जा सकती हैं। नंबर 1, a मल्टीप्लाई बाय b रीड एज a क्रॉस b, इसे हम a क्रॉस b पढ़ते हैं। नंबर 2, इफ़ OA, आपके पास OA इज़ इक्वल्स टू m एंड OB इक्वल्स टू n, देन O ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू mn, दोनों एक दूसरे के क्या बराबर हो जाएंगे mn के, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि एलिमेंट a गिवन है, b गिवन है, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनके टोटल नंबर्स को, ठीक है। देन 3, a मल्टीप्लाई बाय b इट इज़ नॉट इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a इन जनरल, a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, जब आप इसको उलट करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 1 5 है या 5 1 है, तरतीब बिल्कुल सेम होनी चाहिए, x की जगह पे x होना चाहिए, y की जगह पे y होगा तो वो इक्वल होता है, अगर इक्वल नहीं है तो, अगर दोनों सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ सेट p हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड q हैज़ 15 एलिमेंट्स, आपको p और q दो सेट गिवन है, एक सेट में आपके पास p में 10 एलिमेंट्स हैं और q में 15 एलिमेंट्स हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए दोनों के, ऑफ p मल्टीप्लाई बाय q, q मल्टीप्लाई बाय p एंड p मल्टीप्लाई बाय p। सबसे पहले p मल्टीप्लाई बाय q के फाइंड आउट करते हैं, सो p मल्टीप्लाई बाय q सोल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला आपके पास ये कहलाता है, जब भी नंबर्स की तादाद मालूम की जाती है तो फार्मूला आपके पास n ब्रैकेट p मल्टीप्लाई बाय q इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई हुआ n मल्टीप्लाई बाय p एंड क्रॉस n मल्टीप्लाई बाय q। p के एलिमेंट्स आपको 10 गिवन है, q के एलिमेंट्स 15 गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 150 आंसर आया, सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स p मल्टीप्लाई बाय q इज़ इक्वल्स टू 150 आंसर। सेकेंड भी सेम इसी तरीके से होगा, q मल्टीप्लाई बाय p है, फार्मूला
चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्यू मल्टीप्लाई बाय पी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई एन क्यू मल्टीप्लाई बाय एन पी। 15 क्यू के एलिमेंट 15 गिवन थे और पी के एलिमेंट्स 10 गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 150 आंसर आ गया। अब पी मल्टीप्लाई बाय पी के एलिमेंट्स भी 10 है, पी के अगेन एलिमेंट्स भी 10 है, इन दोनों की तादाद पूछी है। फार्मूला आपके पास सेम इसी तरीके से बनेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 100। तो ये आसान था बहुत आपके पास सवाल, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना हमें, सो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 बी इक्वल्स टू 2 3 एंड सी इक्वल्स टू 1 3 5 देन फाइंड। अब यहाँ पर भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करते हैं। पार्ट 1 ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉल्यूशन ए के एलिमेंट्स 1 2 बी के एलिमेंट्स 2 3। देन आप लिखोगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए क्रॉस बी, सॉरी इसे मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है, इसे क्रॉस पढ़ना है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 क्रॉस 2 3। अब इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन अभी हमने एग्जाम्पल में सीखी थी। पहला एलिमेंट ए का होगा, देन दूसरा एलिमेंट आपके पास बी का होगा। सो 1 2 देन अगेन 1 3 2 2 2 3, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर अंदर बनेंगे, बाहर आपके पास कर्ली ब्रैकेट आएगा और हर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में कॉमा लगेगा, ठीक है। बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। बी मल्टीप्लाई बाय सी, सॉल्यूशन बी के एलिमेंट्स 2 3 गिवन है एंड सी के एलिमेंट्स 1 3 5 गिवन है। सो बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू, पहले आप लिख के दिखाएंगे कि बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 क्रॉस 1 3 5, फिर 1 बाय 1 हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो 2 1 देन 2 3 2 5, तीनों के दरमियान कॉमा आ जाएगा, फिर 3 1 3 3 एंड 3 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आंसर। अब पार्ट नंबर 3, ए मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आपके पास 3 एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ए बी एंड सी। सॉल्यूशन में लिखेंगे ए के एलिमेंट्स 1 2, बी के एलिमेंट्स 2 3, सी के एलिमेंट्स 1 3 5। यहाँ आपके पास 2 स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी इक्वल्स टू 2 3 यूनियन 1 2 3। यूनियन लेना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। सो 1 2 3 4 यूनियन आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 में आप पूरा सवाल हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। ए क्रॉस ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 ए के एलिमेंट्स क्रॉस 1 2 3 4, जो अभी स्टेप नंबर 1 में हमने मालूम किए हैं वो लिख दिए जाएंगे। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, तो 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 5 1 1 1 1। फर्स्ट पे आपके पास 1 1 आ गया और सेकंड पे 1 2 3 5, ठीक है। सबके दरमियान में कॉमा लाजमी लगाना है। अब 2 आपके पास आ रहा है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से करना है। बी क्रॉस ए यूनियन सी, पहले हमने सॉल्यूशन लिख के ए बी और सी के एलिमेंट्स को लिख के दिखाना है। स्टेप 1 में बी यूनियन सी, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है उससे सॉल्व करना है। 1 2 यूनियन 1 3 5, यूनियन आ गया इसका 1 2 3 5। स्टेप नंबर 2 में आप पूरा सवाल कॉपी करोगे। बी क्रॉस ए यूनियन सी इक्वल्स टू 2 3 क्रॉस 1 2 3 5। अब 1 बाय 1 में इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम। बी क्रॉस ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमा 2 2 2 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका लास्ट पार्ट है आपके पास, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है ये, नंबर 5। ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे स्टेप कितने आ रहे हैं। पहला ब्रैकेट पहला स्टेप, दूसरा ब्रैकेट दूसरा स्टेप, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट तीसरा स्टेप। ए बी सी के एलिमेंट्स लिखे। स्टेप नंबर 1 में इंटरसेक्शन मालूम किया आपने, यहाँ पे 2 सेम था तो 2 इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड पे बी इंटरसेक्शन सी एलिमेंट्स लिखे, देन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास गिवन है, सिर्फ 3 जो है वो सेम था, 3 लिख दिया। स्टेप नंबर 3 में पूरे सवाल को कॉपी किया। ए इंटरसेक्शन बी स्टेप 1 का आंसर 2 था, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस, देन बी मल्टीप्लाई बाय सी यानी कि स्टेप 2 का आंसर आ गया आपके पास 3। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की बनेगी, ए की ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ये हो जाएगा आपका आंसर।
एक्सरसाइज नंबर 7.5 में हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद है। देन एनी सबसेट्स आर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसका कोई भी सबसेट होगा ना, जो भी कोई आर का यानी रिलेशन का कोई भी सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा होगा वो कहलाएगा आपके पास बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ वो आपके पास जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहा होगा वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे पढ़ते हैं, ये क्या है आपके पास, डोमेन ऑफ आर। इसमें हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और रेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, डोमेन ऑफ आर, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन। डोमेन ऑफ आर मीनिंग यानी डोमेन ऑफ रिलेशन, बाइनरी रिलेशन की डोमेन एंड बाइनरी रिलेशन की रेंज। लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट किया हमने, आर जो है बाइनरी रिलेशन है सेट ए से बी का। ठीक है, देन डोमेन ऑफ आर डिनोटेड एज DOM आर, इसे हम किससे डोनेट करते हैं, DOM आर से इसे डिनोटेड करते हैं। इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ आर, यानी कि आपके पास जो भी रिलेशन गिवन है उसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो कहलाएगा आपके पास डोमेन। सेम इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्डर होगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहलाएगा रेंज। रेंज ऑफ आर, द रेंज ऑफ आर डिनोटेड एज रेंज आर इज़ द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ आर। कोई भी ऑर्डर पेयर होंगे आर के, जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, जो भी सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है। बस इतनी छोटी सी बात है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ ए, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 4 5 6 7 एंड आर, उन्होंने रिलेशन हमें करके दिखाया है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मालूम करके आंसर दिया है। अब इसमें से हमें पहचानना है कि कौन क्या क्या है। ठीक है, सो आर इक्वल्स टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 1 4। अब ये क्या है, इनके ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 3 4, चार ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है 1 4 2 4 3 5 एंड 6 7 इज़ अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बाइनरी रिलेशन है ए से बी की तरफ। इन दोनों को हमने मालूम किया, उन्होंने आंसर दे दिया। अब वो पूछते हैं इसमें से डोमेन क्या है और रेंज क्या है। देखें 1 2 3 4, इन चारों में जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये आपकी डोमेन कहलाएगी। 1 2 3 3, अब 3 2 टाइम्स आ रहा है तो आपने 2 टाइम्स नहीं लिखना, सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो डोमेन आर इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड रेंज। अब रेंज क्या हो जाएगी, 4 4 5 6। 4 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है तो आपने 4 2 टाइम्स नहीं लिखना, 4 को 1 टाइम लिखना है। देन 5 एंड 6 लिखना हमने तरतीब में, जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन में जो काम सीखा था सीक्वेंस में लिखना हमें तरतीब में, डबल नंबर रिपीट नहीं होता। ठीक है, सो ये आपकी रेंज हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक था ये, क्या बाइनरी रिलेशन में डोमेन और रेंज होती है। रेंज क्या डोमेन ये कहलाती है जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा और सेकंड एलिमेंट रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इक्वल्स टू 5 6 एंड b इक्वल्स टू 1 2 3 देन फाइंड पार्ट 1 3 रिलेशंस इन a मल्टीप्लाई बाय b। 3 रिलेशन मालूम करवा रहे हैं वो a मल्टीप्लाई बाय b के। ठीक है, सो आप जब भी रिलेशन की बात ये लोग करेंगे, जितने भी बोलेंगे, आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पहले इसकी मालूम करेंगे, फिर आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो रिलेशंस कहलाएंगे। उनमें से कोई भी 3 आप उठा के लिख दीजिए, वो आपके रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे a एंड b 5 6 1 2 3, a क्रॉस b 5 6 क्रॉस 1 2 3, और 1 बाय 1 इनकी आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कीजिए। सो 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ये आंसर आ गया आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो रिलेट करती है हमारे पास बाइनरी रिलेशन से। सो ये आपका रिलेशन बन गया। अब वो कह रहे हैं
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई। अब इसका हमें रिलेशन मालूम करना है। रिलेशन यानी कि R1 R2 R3। अब R1 R2 R3 1 2 3 4 5 6 ये 6 आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। इन 6 को आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी लिखो वैसे आप लिख सकते हो। एक ऑर्डर पेयर R1 में आप सिर्फ एक ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। बस ये चेक करना है कि वही ऑर्डर पेयर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा हो, कोई सेम नहीं बन रही हो। रिपीटेशन तो हो सकती है बट बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। सो मैंने R1 बनाया आपके पास 5,2 5,3, R2 बना लिया 5,1 5,3 एंड R3 6,2। अकॉर्डिंग टू बुक भी कर सकते हैं आप और अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। सेकंड पार्ट नंबर 2 में रिलेशन, 4 रिलेशन इन B मल्टीप्लाई बाय A। आप पहले B मल्टीप्लाई बाय A की कार्टेशियन प्रोडक्ट आप मालूम कीजिए। B मल्टीप्लाई बाय A 1 2 3 एंड 5 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई इसकी 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर बने आपके। अब 6 में से R1 R2 R3 R4 कोई भी बना सकते हो आप। यहाँ मैंने जो बनाए हैं, फर्स्ट को हमने कह दिया है 2,5, सेकंड को 3,5, थर्ड को 2 5 3 5 एंड फोर्थ को 3 5 1 5 3 6। यहाँ पे आपके पास नल सेट भी बन सकता है। आप नल सेट का भी इजाफा कर सकते हो कि पहले सेट को आप नल सेट कह दीजिए, खाली सेट भी इसके अंदर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, 5 रिलेशंस इन B। सिर्फ B के 5 रिलेशन आपने बनाने। सोल्यूशन B मल्टीप्लाई बाय B क्रॉस B को B के साथ आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आंसर निकाल लीजिए। जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे उनमें से हम रिलेशन बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास यहाँ पे रिलेशंस बने हैं। अब उनको अलग अलग आप ऑर्डर पेयर बने हैं, अब उनको अलग अलग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, सो 1 1 के साथ हुआ था, फिर 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ, 3 1 3 2 3 3। सो अब यहाँ पे आपने बनाने हैं 5 रिलेशन। सो लिख लीजिए आप R1 R2 R3 R4 R5। R1 हम नल सेट बना लेते हैं। R2 कोई भी 2 उठा के लिख लीजिए, या 1 लिख लीजिए, या 3 लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ बनाए 1, 1 1, 2 2, 1 2, 3 1, 2 2, 2, 3, 3 1, 1 2, 2 3, 3। ठीक है, सो यहाँ पे सेम कुछ भी नहीं आ रहा। एक ऑर्डर पे रिपीट ज़रूर हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता। ठीक है, रिपीट हो सकता है, कम्प्लीटली सेम नहीं होना चाहिए। सो ये अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई सा भी। नंबर 4, ऑल रिलेशंस इन ए क्रॉस ए के साथ ए के रिलेशन बनाने हैं। सो 5 5 5 6 6 5 6 6। ठीक है, ऑल रिलेशन कहा है इन्होंने। अब ऑल रिलेशन के लिए, अब ऑल रिलेशन का मतलब कि यहाँ पे आपके पास कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर कितने रिलेशन बन सकते हैं, 1 2 3 4। इसे हम एज अ एलिमेंट सपोज कर रहे हैं कि आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मौजूद है ना, हर कॉमे के बाद है। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स और अंदर ऑर्डर पेयर की सूरत में। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स आपके पास कितने हो गए, 4। ऑलरेडी हम पावर सेट में इसके फार्मूले से हम लोग एलिमेंट्स की तादाद मालूम करना सीख चुके हैं। यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ गया 16। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन बनेंगे वो 16 रिलेशन होंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। R1 पहला नल सेट हो जाएगा, फिर सेकंड R2 आपके पास एक एक करके सेट बना दें। ठीक है, पहला R1 बना 5, 5 R1 नल सेट, R2 5, 5 R3 5 6 1 1 करके सेट बनाते हैं पहले। R4 6 5 R5 6 6। ये टोटल 1 के सेट हो गए। अब बनाते हैं हम 2 का सेट। ठीक है, सो 2 का सेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, 5, 5 5, 6 5, 5 6, 5। अब सेट बनाते हैं 2 का। सबसे पहले हमने लिखा 5, 5 देन 5, 6, फिर अगेन 5, 5 6, 5। ठीक है,
फिर थर्ड पे R8 5,5 5,6, ठीक है। फिर आते हैं R9 के ऊपर, R9 5,6 6,5, दोनों का सेट बन गया। फिर आते हैं R10 के ऊपर, R10 5,6 6,6, ठीक है। देन 11 6,5 6,6 6,5 6,6। अब बनाते हैं 3 का सेट, तीनों को साथ में लिखते हैं 5,5 5,6 6,6। देन सेकेंड R13 5,5 5,6, थर्ड वाले को स्किप करते हैं 6,6। R14 5,6 5,5 6,5 6,6, ठीक है। R15 5,5 6,5, सेकेंड को स्किप किया एंड 6,6। एंड ये लास्ट आपके पास रह जाएगा R16। लास्ट में आपके पास पूरा सवाल एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, जितने भी हमने पेयर बनाए वो लास्ट में कॉपी हो जाएंगे। 5,5 5,6 6,6 6,5 एंड 6,6, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर 2 सेट्स A एंड B, इफ़ O ब्रैकेट A इक्वल्स टू 3 एंड O ब्रैकेट B इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आपके कार्डिनल नंबर को शो करते हैं जो हमने एक्सरसाइज नंबर 17.2 या 3 में पढ़ा था। देन द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन A मल्टीप्लाई बाय B। वो कह रहे हैं आपके पास 2 सेट्स गिवन है, उनके नंबरों की तादाद जो है वो 3 और 4 है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं और 4 हैं, एक के 3 हैं और दूसरे के 4 हैं। वो कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन A मल्टीप्लाई बाय B। बाइनरी रिलेशन पूछ रहे हैं वो A मल्टीप्लाई बाय B में कितने बनेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे O ब्रैकेट A इक्वल्स टू 3, O ब्रैकेट B इक्वल्स टू 4। क्रॉस प्रोडक्ट इन्होंने पूछी है, सो आप OA मल्टीप्लाई बाय OB करेंगे। देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 12। 12 आपके पास क्या है, टोटल एलिमेंट्स को शो कर रहा है, ठीक। N टोटल एलिमेंट्स को शो कर रहा है। रिलेशन इन A मल्टीप्लाई बाय B, A क्रॉस B इक्वल्स टू 2 पावर N, सो 2 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। इतने रिलेशन आपके पास बनेंगे, 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा वो आपके रिलेशंस कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B इन टेबुलर फॉर्म वेयर A इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 8 सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। बाइनरी रिलेशन को कह रहे हैं कि आपने A क्रॉस B इन टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखानी है, ठीक। यहाँ पे A के एलिमेंट्स गिवन है, B के एलिमेंट्स गिवन है। स्मॉल A कैपिटल A से बिलोंग करता है और स्मॉल B कैपिटल B के एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो पार्ट 1 में ये कह रहे हैं R1 यानी कि रिलेशन 1 आपको गिवन है, कंडीशन जो गिवन है वो है स्मॉल ब्रैकेट A B इज़ लेस देन 5, ये कंडीशन गिवन है। इट मीन्स A B ऑर्डर पेयर है, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं A और B से, A B यही है। लेकिन यहाँ B जो है वो कह रहे हैं कि लेस देन है 5 से। B के एलिमेंट्स आपके पास गिवन है 2 4 6 8, बट यहाँ इन्होंने कहा है कि आपने जो भी एलिमेंट अप्लाई करोगे B के वो 5 से लेस देन होने चाहिए। इट मीन्स आपके पास हमारी कंडीशन के मुताबिक एलिमेंट्स जो हम B के यूज़ करेंगे वो 2 और 4 यूज़ करेंगे। A तो तमाम हो जाएगा, 0 1 2 3 तमाम एलिमेंट्स होंगे, बट B जो है वो 2 और 4 होगा। सो हम A क्रॉस B मालूम करते हैं। A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 1 2 3 क्रॉस 2 4। A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 2 0 4 1 2 1 4 2 2 2 2 4 3 2 एंड 3 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 R2 यानी रिलेशन 2 इक्वल्स टू ब्रैकेट A B, A प्लस B इक्वल्स टू 9। कंडीशन ये गिवन है, इसके मुताबिक आपने फाइंड आउट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखेंगे। A के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 एंड B के एलिमेंट्स क्या गिवन है 2 4 6 8। वो कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने मालूम करनी है किसकी। अगर आप चाहें तो पहले इनके एलिमेंट्स को तमाम को लिख के मल्टीप्लाई करके, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था, करके दिखा दीजिए, देन उसके बाद आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। बट इस सवाल को इतना लंबा नहीं लेके जाते, इसी में यहीं से डायरेक्ट चेक करते हैं।
कंडीशन ये कह रहे हैं ए प्लस बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों में आप इनका सम लोगे तो आंसर आपका 9 आना चाहिए। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका सम लिया जाए तो आंसर 9 आए? तो यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं 1 को अगर हम प्लस करते हैं, पहला एलिमेंट आपका ए का हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट बी का हो जाएगा। 1 + 8 9 एंड 3 + 6 9। तो आपके पास ये जो आंसर आ रहा है 1, 8, 3, 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आप चाहें तो आप इसे मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिए, दैन उसमें से आंसर उठाइए, अदरवाइज़ इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 में करना है। रिलेशन 3 = AB, A - B = 1, यानी कि A में से माइनस करो B को, आंसर 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं तो देख लेते हैं। 3 - 2 = 1, इसके अलावा तो और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसे हम माइनस करें तो आंसर 1 आए। सो आपका आंसर हो जाएगा 3, 2। दिस इज़ योर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 17.5 में हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट था, जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। सेकंड टॉपिक हमारा बाइनरी रिलेशन था, जो और भी अच्छे से हमें समझ में आ गया है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है फंक्शंस। थर्ड टॉपिक फंक्शंस लास्ट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है। सो इसे अच्छे से समझते हैं। फंक्शंस क्या कहलाते हैं? फंक्शंस कहलाते हैं अ फंक्शन इज़ अ बाइनरी रिलेशन। फंक्शन जो होता है एक बाइनरी रिलेशन होता है, इन विच फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, जिसके अंदर आपके पास क्या है, इन विच फॉर ईच एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स यानी ईच एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के तमाम एलिमेंट्स, देयर इज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज, यानी कि उसके अंदर आपके पास डोमेन का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रेंज से जाके मिलता है। ठीक है, वो फंक्शन कहलाता है। डिनोटेड बाय स्मॉल f, और ये 2 आपके पास डॉट के साइन होंगे जो रेशो की तरह गिवन होते हैं। a एरो b, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, a एरो b से लिखा जाता है। सो आपको ये सिर्फ ये छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है, इसे अगर आप समझ लेते हैं तो फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरी फंक्शन इक्वल्स टू रिलेशन, यानी कि तमाम फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। बट नॉट ऑल रिलेशन इक्वल्स टू फंक्शन, बट तमाम रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं कहलाते। तमाम फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन तमाम रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाते। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास बनता है सेट, एक सेट लिया जाता है, सेट से हम बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ठीक है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास होते हैं रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर की मदद से मिलते हैं, वो रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, सो रिलेशंस जो होते हैं वो बना लेते हैं फंक्शन, वो बन जाता है फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल विद डायग्राम। एग्जाम्पल समझते हैं अब। सेट A आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सेट B आपके पास गिवन है A B C D E F। ठीक है, A सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और B सेट में 6 एलिमेंट्स हैं। सो जब भी आप फंक्शंस बनाते हो, फंक्शन की डायग्राम बनती है, फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जाता है। सेट A के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 2 3 4 5, देन सेट B के एलिमेंट्स को लिख देंगे उन्हीं के सामने A B C D E F इस डायग्राम के साथ। सेट A एरो, ये जो एरो का साइन जा रहा है ये आपके पास फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सेट A फंक्शन बना रहा है B के साथ। ओके, अब क्या करना है, सेट A के तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन। सेट A के तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। सेट B के तमाम एलिमेंट्स उसकी कोडोमेन कहलाती है। सेट A के तमाम एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, सेट B के तमाम एलिमेंट्स कोडोमेन बनाते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब इनका रिलेशन बनने जा रहा है। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का फिफ्थ के साथ, ये रिलेशंस बन गया। ये जो लंबी लंबी लाइंस जा रही हैं इन्हें हम कहते हैं इमेज, यानी कि डोमेन की को डोमेन से जो इमेज बन रही है, एक जो लाइन जा रही है ये इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखिए सेट A के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस बन गई,
बट सेट बी के तमाम एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनी, लास्ट में एक आपके पास एलिमेंट रह गया है। सही। अब जो इमेज बन चुकी है, जैसे ए की बनी बी सी डी ई, जो इमेजेस बन गई हैं वो आपके पास कहलाएंगी रेंज। क्लियर। सेट ए, सेट बी, सेट ए को डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। फिर इनके साथ जो रिलेशन बन रहा होता है, ये जो रिलेशन बन रहा है, जो लाइंस जा रही हैं, ये कहलाती है इमेज। सेट बी में रेंज मौजूद होती है। जो इमेजेस बन चुकी हैं वो रेंज कहलाएंगी, जो बच जाएगा उसे हम निगलेक्ट कर देंगे, वो उसे हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। सो ये आपके पास फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। विच वन इज़ अ फंक्शन और नॉट। फंक्शन की पहचान सीखनी है अब हमने कि फ़ंक्शन क्या है और क्या नहीं। फंक्शन आपके पास सिंपल अगर समझें तो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो को डोमेन से वन टाइम इमेज बना सकते हैं। मतलब डोमेन का अगर एक एलिमेंट है तो वो एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, एक एलिमेंट की कितनी इमेजेस हैं? दो इमेजेस हैं। डोमेन की दो इमेजेस अगर होती हैं तो ये आपके पास फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है। तमाम एलिमेंट्स की एक इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए। हाँ, कोडोमेन की इन्वर्स हो सकता है, कोडोमेन की डबल इमेज बन सकती है, बट डोमेन की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ कहीं भी डबल इमेज आ रही होगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ एलिमेंट 1 ए के साथ भी कनेक्ट हो रहा है और बी के साथ भी, सो ये दो इमेजेस बना रहा है। अगर ये दो इमेजेस बना रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। सेकंड डायग्राम देखिए। सेट ए 1 2 3 4 डोमेन कहलाएगी, सेट बी ए बी सी डी ई कोडोमेन हो जाएगी। सो 1 जो है वो कनेक्ट हो रहा है ए के साथ, फिर 2 कनेक्ट हो रहा है बी के साथ, फिर 3 कनेक्ट हो रहा है बी के साथ, फिर 4 कनेक्ट हो रहा है ई के साथ। ठीक है। सी और डी आपके पास वो बच गए। अब बच जाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ चेक करना है कि फ़ंक्शन है या नहीं है। सो देखें 1 2 3 4 डोमेन के तमाम एलिमेंट्स एक एक इमेज बना रहे हैं एलिमेंट्स के साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ, यानी कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ एक एक एलिमेंट्स बना रहे हैं। बट यहाँ पे बी जो है, कोडोमेन का जो बी एलिमेंट है वो दो इमेजेस बना रहा है डोमेन की एलिमेंट्स के साथ, 2 और 3 के साथ। ठीक है। तो इन्वर्स हो सकता है। अगर ये इन्वर्स हो रहा है सो ये फंक्शन है। कोडोमेन इंडिविजुअली सिंगल इमेज बनाता है, वो कभी भी डबल इमेज नहीं बनाएगा। अगर डबल इमेज बना रहा है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है। ये पहचान है इसकी फंक्शन की। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ रिलेशन आर इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज सच दैट वाई इक्वल्स टू 2x + 5 कर्ली ब्रैकेट इज इन z इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है। देन वो कह रहे हैं एक रिलेशन आपके पास, ये कंडीशन गिवन है, एक रिलेशन है जो इसके मुताबिक है और इज़ इन इंटीजर, और वो इंटीजर से बिलोंग करता है। देन फाइंड पार्ट 1, फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज़ दिस। वो कह रहे हैं रेंज मालूम करो, डोमेन आपके पास है -2 -1 0 1 2, इसकी हमें रेंज मालूम करनी है। अब रेंज आप लोगों ने सीखा है, रेंज क्या होती है? किसी भी आपके पास जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होती है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होती है। सो पहले हमें इनके ऑर्डर पेयर देखने पड़ेंगे, देन उसके बाद हम इससे चेक करते हैं। ठीक है। गिवन कंडीशन आपको क्या गिवन है? कंडीशन उन्होंने आपके पास एक कंडीशन गिवन करके दी है, एक्स वाई एंड देन वाई इक्वल्स टू 2x + z। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसकी मदद से हमें रेंज मालूम करनी है। ठीक है। कोडोमेन -2 -1 0 1 2 हमने कंसिडर कर लिया कि y = 2x + 5, ये एक इक्वेशन है। ठीक। अब क्या करना है आपने, हम जानते हैं x बराबर होता है डोमेन के, y बराबर होता है रेंज के। सो एक्स वाई को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो x क्या है आपके पास? डोमेन है। अब यहाँ पे x गिवन है, x डोमेन होगी और y आपके पास रेंज कहलाएगी। सो इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x = -2, डोमेन हमारे पास गिवन है ना, ये सारे डोमेन से, यानी ये सारे x के नंबर है 1 2 3 4 5 आपके पास डोमेन्स गिवन है, 5 हमें रेंज मालूम करनी है।
सो आप सबसे पहले -2 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, y इक्वल्स टू 2 -2 + 5, 2 2 4 -4 5 + 5, आंसर आया 1। सो y इक्वल्स टू 1। तो पहले आपके पास रेंज आ गई, हमने -2 पुट किया, आंसर आया 1, रेंज 1 आ गई। अब सेकंड पुट करते हैं, सेकंड डोमेन -1 पुट किया, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया y इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास सेकंड रेंज मालूम हो गई सेकंड डोमेन की। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड आपके पास क्या गिवन है, पुट x इक्वल्स टू 0। तीसरी डोमेन आपके पास 0 गिवन है, x की जगह आप 0 पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, देन y इक्वल्स टू 5, रेंज आपके पास आंसर आ गया 5। सेम इसी तरीके से नंबर 4, 1 गिवन है डोमेन, सो डोमेन आपने 1 पुट की, आंसर आया 7, ठीक है। 5, x इक्वल्स टू 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया 9। सो रेंज आपके पास क्या हो गई, 1 3 5 7 9, रेंज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, फाइंड डोमेन इफ रेंज इज 11 13 15 17। पार्ट 1 में डोमेन गिवन थी, रेंज मालूम किया था। पार्ट 2 में रेंज गिवन है, डोमेन मालूम करना है, यानी कि y गिवन है, हमें x मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन गिवन कंडीशन आपके पास सेम वही कंडीशन गिवन है, y इक्वल है 2x + 5 के, और ये इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स गिवन है। रेंज इक्वल्स टू 11 13 15 17 कंसिडर किया आपने इस इक्वेशन को। अभी इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया, x को सेपरेट किया, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x आप सेपरेट कर लोगे। जब ये सेपरेट हो जाएगा, और हम जानते हैं x जो है डोमेन है, y रेंज कहलाती है। सेम इसी तरीके से इक्वेशन में आप सबसे पहले 11 पुट करोगे, देन x आ जाएगा 3, सेकंड पे 13 पुट किया, x 4, थर्ड पे 15 पुट किया, x 5, फोर्थ पे आपने 17 पुट किया, आंसर आया 6। सो डोमेन्स आर 3 4 5 6। इसे हमेशा सीक्वेंस में लिखेंगे, अगर आगे पीछे आ रही हैं तो आप उसे सीक्वेंस बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ W क्या है यहाँ पे, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहे हैं एक्स वाई के एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर से। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। हमें डोमेन मालूम करनी है और रेंज मालूम करनी है, जो रिलेशन हमें गिवन किए हैं उसके मुताबिक, ठीक है। सो पार्ट 1 आपके पास गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x + y इक्वल्स टू 11। सो फर्स्ट कंडीशन में इक्वेशन ये गिवन है। सो गिवन कंडीशन के मुताबिक ये है। देन एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं W से। W आपके पास क्या होते हैं, होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो फाइंड द रेंज एंड डोमेन। रेंज और डोमेन मालूम करनी है, तो साथ साथ ही मालूम करते हैं। रेंज एक में आप रेंज पुट वर्क करोगे तो डोमेन आ जाएगी। सो यहाँ आपके पास क्या गिवन है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे रेंज कह दीजिए या डोमेन कह दीजिए, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर से, तो पार्ट 1 में हम इसे डोमेन कहते हैं, पार्ट 2 में इसको रेंज बना लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये डोमेन है, सो इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली 3x + y इक्वल्स टू 11। x की जगह आपने 0 पुट किया, आंसर 11 आया। फिर x की जगह आपने 1 पुट किया, आंसर आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कीजिए जो आपको आसान लगे। देन x की जगह 2 पुट किया, आंसर 5 आ जाएगा। इसके बाद x की जगह आप पुट करोगे 3, आंसर आ जाएगा 2। बस स्टार्टिंग के सिर्फ हमने 3 नंबर्स लेने हैं। अब चौथे नंबर हमने रख के देखने के बाद आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, और हम जानते हैं कि होल नंबर जो होते हैं वो सिर्फ वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। सो होल नंबर आपके पास क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन थे। सो 0 1 2 3 सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर ही को लेके चलेंगे, आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के सिर्फ 4 नंबर्स से हमने आंसर निकाला। सो डोमेन आपके पास आ गई 0 1 2 3 4, ये डोमेन हमें गिवन थी। इसकी मदद से जो हमने रेंज मालूम की वो है 11 8 5 2, ठीक। अब इसे हमने तरतीब से लिखना है। सो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8, देन 11। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 2 कंडीशन आपके पास ये गिवन है, गिवन कंडीशन x - y इक्वल्स टू 6। देन एक्स वाई बिलोंग्स टू W। 0 से लेके 1 2 3 4 नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। 4 तक लेके जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो फिर हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइंड रेंज एंड डोमेन।
अब रेंज और डोमेन साथ में मालूम करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो होल नंबर गिवन थे उन्हें डोमेन का नाम दिया था, सेकंड पे हम उन्हें रेंज का नाम दे देते हैं। मर्ज़ी आपकी, अब दोनों में इंटरचेंज कर सकते हो। सो कंसिडर किया इक्वेशन को। इक्वेशन आपके पास क्या है, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं y को, ये सारे नंबर्स y को हमने कंसिडर किए हैं। सो y इक्वल्स टू 0, 0 पुट किया, x आया 6, फिर y हमने 1 पुट किया, आंसर आया 7, y हमने 2 पुट किया, आंसर आया 8, y फिर आपने 3 पुट किया, आंसर आया 9, देन y इक्वल्स टू 4, आंसर क्या आया आपका 10। सो 10 तक अब बस 1 2 3 4 5 4 हो गया, 4 तक ही लीजिएगा, 5 को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, डोमेन क्या थी आपके पास, सबसे पहले रेंज लिख लेते हैं। रेंज 0 1 2 3 4, 4 नंबर हमने लिए, 1 0 1 2 3 4। उनका जो आंसर आया वो आया 6 7 8 9 10। ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है तो आप सीक्वेंस में ही लिख लीजिए। ठीक है, होल नंबर उन्होंने सिलेक्टिव नहीं दिए थे, बस होल नंबर कहा था, तो आप होल नंबर अपनी मर्ज़ी से अगर और पॉजिटिव आ रहे हैं तो आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ फंक्शन a b इज़ अ फंक्शन गिवन बाय f इक्वल्स टू दिस। आपको एक फंक्शन a b फंक्शन गिवन किया गया है जो 1 5 2 6 3 7 4 8 के बराबर है, वेयर a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। Then write its domain, codomain in range. Also write the values of f of 2 and f of 4. So सवाल आपके पास ये गिवन है, फंक्शन उन्होंने कहा है कि गिवन फंक्शन ये गिवन है हमारे पास। हम जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होती है, सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाती है फंक्शन में। ठीक है, ऑर्डर पेयर में ये तरतीब होती है। सो ए आपके पास जो गिवन है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर उन्होंने हमें गिवन करके दिए। अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ 4, और डोमेन भी मालूम करनी है हमें, रेंज भी मालूम करनी है। सो डोमेन तो आपके पास क्लियरली शो हो रहा है। डोमेन क्या होती है, जो सेट A के एलिमेंट होते हैं, A और B सेट की बात की गई है, तो डोमेन A जो है आपके पास 1 2 3 4 उन्होंने हमें सवाल में ही गिवन करके दिया था। सो ये डोमेन हो गई। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन उन्होंने कहा था b इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, b इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आ गई कोडोमेन। अब उन्होंने क्या कहा है, इसकी हमें मालूम करनी है, f ऑफ 2 मालूम करना है और f ऑफ 4 मालूम करना है। ठीक, तो f ऑफ 2 और f ऑफ 4 एंड रेंज भी बोले था हमने, यहाँ रेंज नहीं निकाली, अभी रेंज भी निकाल के हम मालूम करते हैं। देखिए f ऑफ 2 के क्या मीनिंग होते हैं, f और तो फंक्शन हो गया, इसके साथ जो ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है इट मीन्स सेकंड ऑर्डर ऑफ रेंज। रेंज जो है उसका सेकंड ऑर्डर, आपके पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन में जो सेकंड ऑर्डर है ना वो आपके पास रेंज कहलाएगी। ये फंक्शन है फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये है, सेकंड ऑर्डर में रेंज किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो दिस इज़ 6, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से f ऑफ 4, फंक्शन 4, फोर्थ ऑर्डर 1 2 3 4, फोर्थ ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर लिख लीजिए इसको, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑर्डर पेयर, अब इसकी रेंज जो होगी वो हमारा आंसर होगा। फोर्थ ऑर्डर पेयर की रेंज 8 है, ये आंसर आ गया। अब ये रेंज की बात कर रहे थे और रेंज हमने यहाँ लिखी नहीं है। सो रेंज आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, रेंज इक्वल्स टू, हम जानते हैं फंक्शन, ये गिवन फंक्शन में सेकंड एलिमेंट्स जितने भी हैं वो रेंज कहलाएंगे। सो रेंज हो जाएगी 5 6 7 एंड 8, ये हो जाएगी रेंज, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ a इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड b इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम a टू b आर फंक्शन और नॉट। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स। वो कह रहे हैं ए बी आपके पास सेट गिवन है, आपने इसमें से बताना है ए टू बी, ए से बी की तरफ जो हमारे पास फंक्शन बन रहे हैं वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो फंक्शन है तो वो उनकी टाइप भी बतानी है, वो कौन से टाइप के फंक्शन है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स यूज़ हो रही होती हैं फंक्शंस की, 1 to 1, ऑन टू एंड इन टू, ये फंक्शंस की टाइप्स होती हैं। सो इन तीनों टाइप्स में से कोई ना कोई मौजूद होगी, तो चेक करते हैं। पार्ट नंबर 1, R1 इक्वल्स टू 0 2 1 4 2 6 3 8। ठीक है,
सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बना लीजिए, देन उसके बाद हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, क्योंकि अभी हमने सीखा था फंक्शन के लिए हमें डायग्राम का पता होना लाजमी है। सो सेट ए है और बी है। सेट ए के कितने एलिमेंट्स आपके पास गिवन किए थे इन्होंने, 0 1 2 3 4। सो ये आपने सेट ए के एलिमेंट लिखे, सेट बी के 2 4 6 8 10। अब क्या करना है, अब आपके पास जो ये रिलेशन गिवन है इसकी मदद से आप इसका फंक्शन बनाओ। 0 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, और लास्ट का जो आपके पास एलिमेंट रह गया है डोमेन का, डोमेन में एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए। अगर डोमेन का एलिमेंट रह गया तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो डोमेन का एलिमेंट जो है कनेक्ट नहीं हुआ किसी के साथ भी, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आप लिख दीजिए नॉट अ फंक्शन। अब सेकंड चेक करते हैं, सेकंड क्या गिवन है, R2 0 10 1 8 2 6 2 4 3 4 4 2। सो पहले आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम आपके पास क्या है, सेम वही 0 1 2 3 4 4, B 2 4 6 8 10। अब इनको कनेक्ट करवाते हैं। 0 आपके पास कनेक्ट हो रहा है 10 के साथ, 1 कनेक्ट हो रहा है 8 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ, फिर अगेन 2 कनेक्ट हो रहा है आपके पास 4 के साथ, फिर 3 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, फिर 4 कनेक्ट हो रहा है 2 के साथ। अब यहाँ देखें सवाल में ही हम लोग यहीं से पहचान लेंगे। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन्स होती हैं। अगर एक डोमेन रिपीट हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। तो इन दोनों में 2 2 रिपीट हो रहा है ना, तो 2 इमेजेस बन रही हैं, 6 पे बन रही है और एक 4 पे बन रही है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। नंबर 3 पार्ट देख लेते हैं। R3 पार्ट नंबर 3, R3 इक्वल्स टू 0 2 1 4 2 6 3 8 4 8, ठीक है। अब ये आपके पास पहले इसको कनेक्ट करते हैं। डायग्राम बनाई, 0 2 के साथ कनेक्ट हुआ, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, 4 8 के साथ, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन के को डोमेन से रिलेट कर गए, इमेजेस बन गई और डबल इमेज भी नहीं आ रही। इट मीन्स कि ये फंक्शन तो है, इट इज़ अ फंक्शन, इसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। बट ये कौन से टाइप का फंक्शन है, ये टाइप कहलाती है इनटू फंक्शन। ओके, कौन सी टाइप है ये, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कैसे फंक्शन को कहा जाता है, इनटू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है, इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन कहलाता है जिसके अंदर आपके पास जो डोमेन है ना उसमें आपके पास रेंज का यानी कोई भी रेंज बच सकती है। जैसे लास्ट में आपके पास यहाँ 10 बच गया, डोमेन कंप्लीट हो गई, बट यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट्स बच सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है इनटू फंक्शन। सो इट इज़ अ फंक्शन एंड टाइप कौन सी टाइप है, इनटू फंक्शन की टाइप है। पार्ट नंबर 4, R4 इक्वल्स टू 0 2 1 2 2 2 2 3 4 8। डायग्राम बना के हम इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद 0 2 1 2 2 2 3 2 एंड 4 8। सो 1 2 3 4 एलिमेंट्स जो हैं एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, एक ही इमेज बना रहे हैं, ठीक है। और एक अलग से बन रही है, यानी कि फंक्शन के तमाम एलिमेंट्स इमेजेस बना रहे हैं और इंडिविजुअली बना रहे हैं सबके साथ, ठीक है, अलग अलग हैं, कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही। सो ये फंक्शन है। अब कौन सा फंक्शन है, ये टाइप इनटू टाइप कहलाएगी। अभी हमने सीखा था कि कोई ना कोई इमेजेस के कोडोमेन के कोई ना कोई एलिमेंट्स बच जाते हैं इनटू में, ठीक है। पार्ट नंबर 5, R5 इक्वल्स टू ब्रैकेट 0 2 1 4 2 6 3 8 4 10। इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है। अब इसकी टाइप क्या है, 1 to 1, और इसे हम 1 to 1 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, एंड ऑन टू, बोथ टाइप, दो टाइप्स हैं इसकी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आपके पास कनेक्ट हो रहा है 0 2 के साथ, 1 4 के साथ, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ एंड 4 10 के साथ। तमाम एलिमेंट्स डोमेन के कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये फंक्शन तो है। देन उसके बाद देखिए इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स ने इंडिविजुअली को डोमेन के साथ इमेजेस बनाई और तमाम आपके पास को डोमेन की भी तमाम एलिमेंट्स जो है कनेक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू ऐसा फंक्शन कहलाता है कि आपके पास जो को डोमेन है उसका कोई एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं बचता और इंडिविजुअली अलग हो रहे हैं, तो वो 1 to 1 हो गए, और कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, सारे कनेक्ट हो गए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम।
पार्ट नंबर 1, 1 2 3 3 पार्ट्स आपके पास गिवन है। पहले पार्ट में 0 1 2 4 5 6 7। सो 0 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, 1 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ और 2 कनेक्ट हो रहा है 7 के साथ। अब हमें देख के पहचानना है ये कौन सा फंक्शन है। सो ये फंक्शन आपके पास कहलाएगा 1 to 1 फंक्शन। हर एलिमेंट्स इंडिविजुअली अलग सबके साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई कोडोमेन का एलिमेंट बच जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड पे आपके पास क्या है, 0 1 2 5 6 7। इंडिविजुअली आपके पास तमाम एलिमेंट्स इंडिविजुअली कनेक्ट हो रहे हैं। जब तमाम एलिमेंट्स इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं तो आपके पास ये कहलाता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन, यानी कि बिल्कुल आमने सामने कनेक्ट हो रहा है। नंबर 3, 0 1 2 5 6 7। 0 5 के साथ, 1 6 के साथ एंड 2 6 के साथ, ठीक है। सो ये आपके पास बोथ है, 1 to 1 फंक्शन भी बना रहा है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी बना रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ P equals to ABC, Q equals to XYZ and R equals to PQRS, then find part A, a function f from P to P into Q। P into Q हमें ये फंक्शन बना के दिखाना है आपको कि किस तरीके से बनेगा, इसका फंक्शन बताना है। सो P के एलिमेंट्स गिवन है, Q के गिवन है। वो कह रहे हैं P into Q, यानी कि पहले आप P की डायग्राम बनाओगे, देन Q की बनाओगे, उसके बाद इन्हें कनेक्ट करना है। ABC XYZ, ये कह रहे हैं इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन के लिए हमें क्या पता था कि आपके पास जो कोडोमेन है उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट्स बच जाएगा। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे AX, B को Y के साथ, C को Y के साथ, ठीक है। सो फंक्शन बना आपके पास AX देन BY देन CY, आंसर। सेकंड में ये कह रहे हैं आ फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, यानी कि ये फंक्शन बन रहा है कौन सी टाइप का, ऑन टू टाइप का बन रहा है। सो ऑन टू टाइप आपके पास क्या कहलाती है, R के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, P के बाद में लिखेंगे, G। अब फंक्शन हमें बताना है कि क्या बन रहा है, PQRS एंड ABC। तमाम एलिमेंट्स आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं और एक एलिमेंट जो है वो किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेम बना सकते हैं। कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट्स, A को हमने यहाँ पे S के साथ कनेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू बुक। आप C के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे, S को Q के साथ, B के साथ भी कर सकते थे। तो आपके पास आंसर आएगा PA QB RC SA। अब SA के साथ भी हो सकता है, SB के साथ भी हो सकता है, SC के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, अ फंक्शन H फ्रॉम P to R विच इज़ इंजेक्टिव। सबसे पहले हम P लिखेंगे, देन R लिखेंगे, ABC PQRS। अब फंक्शन में बनाना है। अब देखिए इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, P के एलिमेंट लिखे और R के एलिमेंट लिखे। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं हर डोमेन की एक ही रेंज हो, ऐसा फंक्शन जिसमें हर डोमेन की एक ही रेंज मौजूद हो। अगर कोई एलिमेंट रेंज में बच जाए तो उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है, अगर कोई एलिमेंट बच जाए तो उसे निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा फंक्शन आपके पास कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सो A किसके साथ कनेक्ट हुआ, P के साथ, B Q के साथ एंड C R के साथ, S को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 4, आ फंक्शन K फ्रॉम Q टू P विच इज़ बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो आपके पास ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, ठीक है। कोई फंक्शन में यानी कि कोई एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए और ऑन टू सब कनेक्ट हो रहे हो इंडिविजुअली। QP XYZ ABC, सो ये कनेक्ट हो गया X A के साथ, Y B के साथ, Z C के साथ। यहाँ आपकी 17.5 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। चैप्टर नंबर 17 का एंड हुआ। न्यू चैप्टर के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।